हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चों के लिए यूजफुल है, क्योंकि इसमें आप लोग पढ़ेंगे लाइट प्रकाश के बारे में। और इंटर वाले बच्चों के लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए जो फिजिक्स सेकेंड है उसका फर्स्ट लेसन ये है। और जो 12th के बच्चे हैं उसके अगर कुमार मित्तल की बुक से पढ़ेंगे तो वो पहला और दूसरा चैप्टर उनका मिलाएगा क्लास 10th के बच्चों के लिए। और जबकि जो बालाजी या अन्य बुक से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए पहला चैप्टर है। इसमें आप पढ़ेंगे प्रकाश की उसकी गुणों के बारे में, जैसे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन को समझेंगे आप लोग। गोली दर्पण के लिए फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के बारे में आप लोग समझेंगे। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है ये आप लोग समझेंगे। क्रांति कोण क्या होता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा और गोली दर्पण के बारे में समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लगातार पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक अंत तक बने रहिए और आप नोट्स जरूर करते रहें। नियम क्या है इसको हम बता दें कि इस वीडियो में आप कैसे पढ़ना है। हम आपको इस तरफ स्क्रीन में समझाएंगे और आपको जो है कि बगल में स्क्रीन में आपको क्या दिखेगी, थ्योरी दिखेगी, और उसको आप नोट करते जाएंगे। जब हम बताएंगे कि जी ये फिगर बना के इसके बाद नोट करना है तो उसके बाद नोट करना है, जब हम कहेंगे इस फिगर के पहले नोट करना है तो आपको उसके पहले नोट करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, आपका समय ना बर्बाद करते हुए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश। देखिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है और जिससे हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। स्क्रीन में आपको थ्योरी दिख रही होगी, इसको आपको नोट करना है। तो प्रकाश क्या है, विकिरण ऊर्जा। कैसे पता चला कि ये ऊर्जा है, तो ऊर्जा हमें ऐसे पता चला कि आप देखते हैं कि प्रकाश ऊर्जा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता, परिवर्तित किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि क्या होता है कि अगर सूर्य ऊर्जा को हम लोग किससे ऊर्जा कन्वर्ट कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, मतलब जिसको कहते हैं सौर ऊर्जा। और क्या देखा कि आपने कि अगर धूप में कोई चीज़ रख दें तो क्या होती है, गर्म हो जाती है। और ये भी क्या है कि ऊर्जा का एक लक्षण है। तो सूर्य क्या है, सूर्य का प्रकाश क्या है या प्रकाश क्या है, आप लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या होता है, स्वयं नहीं दिखाई देता। और प्रकाश के चलने के लिए जरूरी नहीं कि माध्यम की जरूरत हो, तो प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर वो क्या होता है, निर्वात में भी चल सकता है जैसे। तथा जो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। किसी किसी बुक में 3800 से 3900 है, 3900 से 6900 एंगस्ट्रॉम तक इसकी तरंग, 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसकी तरंगदैर्घ्य होती है दृश्य प्रकाश की। ठीक है, जिसको विबग्योर द्वारा निरूपित किया जाता है। इसको 7 रंग आप लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष भी कहते हैं। तो ये आपको हो गई प्रकाश की बात। अब देखो बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन तो पहले समझेंगे, जब हम कहें तब वो थ्योरी जो बगल में दिख रही है आपको प्रकाश के परावर्तन की, इसको नोट करना है और उसके बाद ये फिगर नोट करना बनाना है। तो देखो पहले तो समझ लीजिए सबसे पहले, उसके बाद नोट करना चालू करना आप लोग। तो देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई अगर नॉर्मली जगह है, जैसे सड़क पे अगर लाइट डाली जाए तो उससे आपको परावर्तन कम होगा, वो कम चमकदार दिखती है। ठीक है, या केवल ईंटों का रूम बना है, उसमें सीमेंटेड नहीं लगी है, मतलब उसमें प्लास्टर नहीं हुआ है, और उस रूम में आप लाइट डालते हैं तो आपके हल्की उसमें जो रोशनी होती है कम समझ में आती है। वही लाइट उतनी ही क्षमता की क्या की जाए कि रोड पे न डाल के किसी चिकने फर्श पे डाली जाए, तो क्या होती है, वो फर्श हमें ज़्यादा चमकदार दिखती है। ज़्यादा चमकदार क्यों दिख रही है, क्योंकि उससे प्रकाश जो है उससे टकरा कर उस फर्श से हमारे आंखों में ज़्यादा आ रहा है। जैसे दीवार में अगर यही रोशनी डाली जाती जो इस बोर्ड में डाली जा रही है तो आपको कम चमकदार दिखती, जबकि जो इसमें डाली जा रही है तो ये चिकना होने के कारण ये क्या कर रहा है, प्रकाश को ज़्यादा परावर्तित कर रहा है, ज़्यादा वापस भेज रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हमें ज़्यादा चमकदार दिख रहा है। तो बात समझ में है कि प्रकाश मतलब क्या होता है, कोई भी तल प्रकाश को क्या करता है, उसको वापस भेजता है, उससे टकरा के वापस आता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब समझिए क्या है, आपको थ्योरेटिकल समझाते हैं। तो प्रकाश क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी या चिकनी या पालिशदार सतह, ये चिकनी या पालिशदार सतह है, वैसे कोई भी सतह हो उससे प्रकाश परावर्तित जरूर होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। जैसे ये प्रकाश की किरण आई, इससे टकराई, इसका टकरा के क्या हुई, ये ऑलमोस्ट लगभग पूरी परावर्तित हो गई, उसी मार्ग में वापस निकल गई। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए एक बार, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
बात समझ में आई? साइड में आपको दिख रहा है। अब क्या कीजिए, सबसे पहले थ्योरी नोट कीजिए जो आपको साइड में दिख रही है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद वीडियो रोक के थ्योरी नोट कर लीजिए। इसके बाद समझिए कि जो प्रकाश की किरण जो आती है, आने वाली जो सतह, जिस तल से प्रकाश का, इस तल से जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसको बोलते हैं परावर्तक तल। इस तल को बोलते हैं परावर्तक तल। इसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरण को कहते हैं आपतित किरण, और इससे टकरा कर वापस जाने वाली प्रकाश की किरण को, इससे जो टकरा के वापस जाती है प्रकाश किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण तथा इसे परावर्तक तल पर डाला गया लंब, इस पर एक लंब खींच दिया जाए, ये इस पर लंब है, इस वाली रेखा पर, इस पर लंब, इसको बोलते हैं अभिलंब या नॉर्मल, अभिलंब बोलते हैं। अब इसके बाद जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों मिलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा फिर से। पहले तो फिर से एक बार परावर्तन की परिभाषा बता दें, आप लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालीदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस तल से, अब देखो उससे परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, वो ध्यान दीजिए। अब वो स्क्रीन में आपको दिख रही होंगी कि जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक तल की ओर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक तल से टकराकर वापस जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक तल पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण जो ये आई होता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, ठीक है, समझ में आया? इसके बाद परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं आर, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये हो गया परावर्तन कोण। फिर समझिए आपतन कोण और परावर्तन कोण की परिभाषा, कि आपतित किरण तथा अभिलंब या अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण कहलाता है आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कहलाता है परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसलिए आई से लिखते हैं, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसलिए आर से लिखते हैं, रिफ्लेक्शन मतलब आर। ये हो गया आपतन बिंदु, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको परावर्तन के बारे में इतना समझ में आ गया। परावर्तन के देखिए दो नियम होते हैं मुख्यतः, तो इसके क्या है? दो नियम है। थ्योरी आपको उसी साइड से नोट करना है, फिगर इसको इससे बनाना है। पहले तो प्रकाश के परावर्तन की पूरी परिभाषा लिखी, उसके बाद फिगर, उसके बाद इनसे संबंधित परिभाषाएं आपको दिखी, उनको आपने नोट किया। अब लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम, जो अब आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। पहला नियम समझिए। पहला नियम क्या होता है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ध्यान से समझिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। बात समझ में आ गई? एक ही तल पर है, पहला नियम। दूसरा नियम होता है ये आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल आई इक्वल होगा सदैव इस एंगल आर के। ये दोनों आपस में सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो दोनों नियम लिखे। उसके बाद आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, उसके बाद ये नोट कर लिया। ये हो गया आपका प्रकाश के परावर्तन के बारे में। उम्मीद करते हैं बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए प्रतिबिंब के बारे में आप लोग समझिए, प्रतिबिंब क्या होता है। देखो प्रतिबिंब क्या होता है कि जब देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं कि मिरर के सामने खड़े होते हैं, जो दर्पण होता है मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है? हमारा चित्र दिखाई पड़ता है, वही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। अर्थात हम परिभाषा में क्या लिखते हैं कि किसी वस्तु, जब हम दर्पण के सामने लिखते हैं, पहले तो ये नॉर्मल परिभाषा समझ लीजिए, फिर उसके बाद साइंस के हिसाब से समझा रहा है कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण जब, या दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो उस दर्पण में उस वस्तु की हमें आकृति दिखाई पड़ती है, जो उसका प्रतिबिंब कहलाती है। ये तो हो गई एक नॉर्मल परिभाषा। इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से क्या करें? प्रकाश की किरणें चलें, और कई किरणें चल के किसी एक बिंदु पर जहाँ पर मिलती हैं,
तो उस किसी दूसरे बिंदु पे जाकर मिले, मतलब किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या हो, पहले तो परावर्तित हो, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलें। ठीक है, तो इस दूसरे बिंदु को क्या कहते हैं, उसका प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखो समझो, ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। ये कहीं से प्रकाश की किरणें आ रही और आके ऐसे चली गई, तो अगर यहाँ पे बिंदु है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई देगा, इस दूसरे बिंदु को, इसको क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी, आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली किरणें या किसी एक बिंदु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात या परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आकर मिलती हैं या दिखाई देती हैं हमें, या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को ही क्या कहते हैं, दर्पण का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो होता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और नंबर 2 होता है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या, उसमें आपको परिभाषा बताया प्रतिबिंब की, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो जब वास्तव में मिलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। या उसी परिभाषा में बताया आपको कि जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई दिखाई देती हैं, वास्तव में नहीं आती हैं लेकिन आती हुई दिखाई देती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी, आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर किसी बिंदु पर क्या होती हैं, आकर मिलती, वास्तव में मिलती हैं, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब की और इसमें क्या लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में, कि इसके फोटो खींचे जा सकते हैं तथा इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे के फोटो खींचे जा सकते हैं लेकिन इसके हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर इसको नहीं ले सकते। तो ये हो गई आपकी प्रतिबिंब की परिभाषा। वास्तविक प्रतिबिंब समझा आप लोगों ने और आभासी प्रतिबिंब समझा। इसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण की, कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो देखिए परिभाषा आपको साइड में दिख रही होगी, फिगर इस तरफ हम बना रहे हो, इसे समझने की कोशिश करते हैं, आप लोग करेंगे। ये हो गया गोला, एक ये हो गया गोला। इसको हमने क्या किया, इस वाले गोले को इस साइड से काट दिया, हटा दिया। इसका मतलब बस ये है कि इसका ये भाग काट के हटा दिया गया। और इस वाले गोले में हम लोगों ने क्या किया, इस तरफ वाला हटा दिया। ये हटा दिया। तो ये जो आया और इसके एक साइड पे अपने क्या की, पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया। ये क्या है, पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट। और इसमें क्या किया गया, इसमें इस अंदर वाले भाग को पॉलिश कर दिया गया, या लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई। तो ये जो कहलाते हैं यही कि गोलीय दर्पण क्या हुआ, पहले तो इसको खोखला गोला था, इसका एक कटा हुआ भाग निकाल लिया गया। तो गोलीय दर्पण पहली लाइन तो यही होगी कि गोलीय दर्पण खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है, जिसके एक तल पर क्या होती है, पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। तथा दूसरा तल जो होता है ये वाला, इसको बोलते हैं परावर्तक तल, परावर्तक तल। और आपको परावर्तक तल के बारे में हमने बताया कि क्या होता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पे पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। इसमें इस तरफ लिख लेंगे पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट। जबकि दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण आपको 2 प्रकार के दिख रहे हैं,
पहला वाला जो दिख रहा है जिसमें अंदर वाला परावर्तक तल है गोले का, या दबा हुआ भाग क्या है, परावर्तक तल, तो इसको बोलते हैं अवतल, अवतल दर्पण। और इस वाले में जिसमें प्रकाश का परावर्तन गोले के उभरे हुए भाग से होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो पहले तो गोली दर्पण की परिभाषा, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, क्या लिखेंगे, दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसके बाद हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है, जब वह दर्पण, वह गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन गोले के क्या होता है, भीतरी भाग से होता है या गोले के दबे हुए भाग से होता है। वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन गोले के भीतरी भाग से होता है या दबे हुए भाग से होता है, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जबकि उत्तल दर्पण क्या है कि वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन गोले के क्या होता है, उभरे हुए भाग से होता है या गोले के बाहरी भाग से होता है, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। दोनों फिगर बना लीजिए और देखिए इसमें। फिर इसके बाद हेडिंग डालेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उसमें देखो ये जो होता है ये पी, इसको बोलते हैं ध्रुव। इसमें जो ये पी है क्या है, ध्रुव। इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, ये हो गया M1, ये हो गया M2। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसको ऐसे मिलाती हुई रेखा खींच देते हैं, इसमें इस तरफ ऐसे खींच देते हैं, ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र C। ये इसमें हो गया M1 M2, ये हो गया इसमें M1 इंटू M2। अब देखो समझो, आपसे कह दे कि दर्पण का, अब तो पहले हेडिंग डालेंगे दर्पण का द्वारक। तो ये क्या है, दर्पण का परावर्तक तल, और इस परावर्तक तल के व्यास को ही क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो परिभाषा में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे दर्पण का द्वारक, लिखेंगे दर्पण के परावर्तक तल के व्यास M1 M2 को ही क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण के ध्रुव में लिखेंगे दर्पण के परावर्तक तल के, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये क्या है, मध्य बिंदु, इसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुव मतलब पी को मतलब पोल, और इसे कैसे निरूपित करते हैं, पी से, पोल, POLE, पोल का मतलब ध्रुव, हिंदी में बोलते हैं पोल को ध्रुव। अब देखिए इसके बाद परावर्तक तल आपने पढ़ा दर्पण का द्वारक, फिर पढ़ा ध्रुव। हेडिंग डालेंगे दर्पण का की वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, हेडिंग आपको दिख रही होगी स्क्रीन में। तो वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोली दर्पण, ये गोली दर्पण है, ये खोखले गोले के कटे हुए भाग है। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र या उस खोखले गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले का केंद्र क्या कहलाता है, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र की बात। वक्रता त्रिज्या की बात करें तो ये होती है इसकी वक्रता त्रिज्या। तो वही तरीका कि जैसे इसको बताया कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। तो वही वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है, उस खोखले गोले की त्रिज्या उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, R मतलब रेडियस। इसके बाद हेडिंग डालेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र को मिलाती हुई खींची जाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाती हुई खींची जाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये हो गया दर्पण का मुख्य अक्ष। इसके बाद देखिए समझिए, इसके बाद बात करते हैं मुख्य फोकस की। देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस को समझेंगे। इसमें कह रहा है प्रिंसिपल फोकस, इंग्लिश में बोलते हैं। तो मुख्य फोकस में क्या होता है कि जैसे ये अवतल दर्पण है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन गोले के दबे हुए भाग से होता है या भीतरी भाग से होता है, जबकि बाहरी भाग में पारे की कलैत वाला अलग साइड का पेंट होता है।
इसी प्रकार देखें तो इसमें तो ये कौन सा दिख रहा है, उत्तल दर्पण आपको दिख रहा है, ये उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन गोले के उभरे हुए भाग से या बाहरी भाग से होता है, जबकि भीतरी भाग में पारे की कलैत वाला अलग साइड का पेंट होता है। देखो इसमें ये इसके ध्रुव हो गए, ये इसका हो गया मुख्य फोकस। यदि वक्रता केंद्र इधर है तो ये हो गया मुख्य फोकस, या सॉरी मुख्य अक्ष, इसका ये हो गया मुख्य अक्ष। ये भी क्या है, पूरा मुख्य अक्ष है, ये भी मुख्य अक्ष हो गया, ये सीधी रेखा है। ठीक है, अब देखिए इसमें मुख्य फोकस की परिभाषा कैसे देंगे। स्क्रीन वैसे आपको दिख रही है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, पहले तो इसको फिगर से समझेंगे, फिर उसके बाद नोट करेंगे। ठीक है, तो देखो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये कैसी किरणें जा रही हैं, समांतर। हो सकता है आर्ट में थोड़ा गलत बन जाए, तो आप बिल्कुल सीधी लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही सारी प्रकाश की किरणें। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से क्या हुआ, परावर्तित हुई, और परावर्तन के पश्चात क्या हुआ कि परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर ये मिलती हैं, इसमें क्या हो रहा है, मिल रही है। तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर आकर मिलती है, किसमें मिल रही है, अवतल दर्पण में, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें तो आकर मिल रही हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो जिस बिंदु से पर आकर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस की परिभाषा आपको समझ में आ गई, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे फोकस दूरी। फिगर बना लीजिए पहले तो मुख्य फोकस के लिए। अब देखो फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से, ये ध्रुव हो गया, यहाँ पे सामने क्या होगा, ऐसे अगर लेंगे तो यहाँ सामने ध्रुव आएगा और ये मुख्य फोकस होगा। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी। ये बिल्कुल इसके सामने पॉइंट होना चाहिए और ये इसके सामने, ऐसा ना करना कम ज़्यादा ले लेना, ऐसे ये भी इसके सामने ये और इसके सामने ये। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर हुई। इसके बाद देखिए, फिर बात करता है कि फोकस तल क्या होता है। तो अगली हेडिंग हो गई फोकस तल। फिगर एक ही बनाना है इसी में, ये नहीं करना कि हर सबके लिए अलग अलग बनाइए, एक ही फिगर बनाना है, उसी में सब आपको करते जाना, तीनों के लिए एक ही फिगर। ये दोनों मतलब इन दोनों को बना लेना है बस, इनके बाद बार बार आपको नहीं बनाना है। इसके बाद देखिए दर्पण के क्या, ये हो गया फोकस, हेडिंग डाली फोकस तल। तो देखो फोकस तल क्या होता है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने, मुख्य फोकस से तथा फोकस तल के अभिलंबवत खींची गई रेखा या लंबवत खींची गई रेखा, या दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हुई तथा मुख्य अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को ही क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हुई तथा मुख्य अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ये हो गया फोकस तल। तो उम्मीद करते हैं आपने फोकस दूरी, मुख्य फोकस, फिर फोकस दूरी और फोकस तल ये भी समझ लिया होगा और आपने नोट कर लिया होगा।
देखिए अगली हेडिंग जो डालना है वो डालना है आपको दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो देखिए समझिए इसको क्या होता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्क्रीन में आपको दिख रहा है साइड में, उसी से आपको नोट करना है। इसमें बस हम इस तरह कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। तो देखो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, मतलब F बराबर R/2। दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, या आप परिभाषा में लिख सकते हैं कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसका इधर गुणा करेंगे 2F, उसकी फोकस दूरी की 2 गुने के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा हो गई। और फिर उसके नीचे लिखेंगे यदि उत्तल अथवा अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो F बराबर R/2। ये आ गया क्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो देखिए बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग निरंतर पढ़ाई करते रहिए घर में आराम से, ठीक है। और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, एग्जाम बहुत करीब है। जिन बच्चों इंटर में जो बच्चे हैं और जो हाई स्कूल में है, ये वीडियो दोनों क्लास के बच्चों के लिए यूजफुल है, क्लास 10th के और क्लास 12th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।